रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा, आप बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि सर थोड़ा-सा अलग कहानी सुनाया करो, तो मैंने कल आप लोगों को अलग कहानी सुनाई थी। कहानी भी बेहतर थी, बल्कि यूँ कहूँ कि बेहतर से भी बेहतर तरीके से मैंने उस कहानी को सुनाने की कोशिश की थी, क्योंकि उस कहानी के ऊपर मैं पिछले 10 दिन से रिसर्च कर रहा था। और कल के दिन मैंने जब आप लोग को वो कहानी सुनाई, तो आज उस पे आप लोग व्यूज़ देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो हमारे नॉर्मल व्यूज़ जाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा। तो आप लोगों से कहने का मतलब यही है कि अगर अवैध संबंधों की कहानी आती है तो हज़ार डेढ़ हज़ार व्यूज़ आ ही जाते हैं। लेकिन अगर अवैध संबंधों से थोड़ी हटी हुई कहानी होती है तो आप उस पे व्यूज़ कितने देते हैं, 400 से 500। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं अवैध संबंधों की कहानी इसलिए सुनाता हूँ कि व्यूज़ आएँ, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि चैनल पर हर तरीके की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इसलिए आप लोग अपना सपोर्ट, अपना प्यार हर तरीके की कहानियों पे दिया करें। हालाँकि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं हमारे जो पसंद करते हैं हमारी बेहतरीन से बेहतरीन जो कहानी होती है 20 से 22 मिनट की, उसको पसंद करते हैं। कुछ व्यूअर्स ये भी बोलते हैं कि सर थोड़ा छोटी कहानी सुनाया करो। तो इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है, जो कहानी छोटी होती है उसको छोटे ही लफ्ज़ों में सुना देता हूँ, जो बड़ी होती है उसको थोड़ा-सा विस्तार से ही सुनाना पड़ती है। तो आप लोग चैनल पर अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें और हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोग को बेहतर से बेहतर कहानी सुनाने की कोशिश करूँगा। आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी छत्तीसगढ़ की है और इसी छत्तीसगढ़ के अंदर एक जगह लगती है रायगढ़। और इसी रायगढ़ के अंदर एक थाना आता है या फिर एक गांव आता है, बराना कुंडा गांव। ये जो बराना कुंडा गांव है, इसी बराना कुंडा गांव के अंतर्गत एक जगह पड़ती है झरिया टिकरा। इसी झरिया टिकरा जगह पर एक कुआं है, कुआं जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है। अच्छा, बराना कुंडा गांव के जितने भी बच्चे थे वो अक्सर इस कुएं पे खेलने वगैरह के लिए जाया करते थे। बात कर रहा हूँ मैं 22 जून साल 2023 की। और इसी 22 जून साल 2023 को कुछ बच्चे इसी झरिया टिकरा पर जो कुआं है उसके आसपास खेल रहे थे। इसी बीच में कुछ बच्चों की जो नज़र होती है वो नज़र कुएं के अंदर जा पहुंचती है। अब कुएं के अंदर जब नज़र जाती है तो बच्चे देखते क्या है कि इस कुएं के अंदर दो बोरे से पड़े हुए हैं। अब बोरे पड़े हुए हैं, बोरों के अंदर क्या है? तो कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई इसमें तो खजाना होगा, कुछ बच्चे कहते हैं कि इसमें कोई कीमती सामान होगा। लिहाजा होते करते ये जो बात थी, अब यहाँ से जो कुएं पे बच्चे खेल रहे थे वहाँ से सीधा सीधा गांव के अंदर पहुँच जाती है। अब गांव के अंदर पहुँचती है तो गांव के लोगों में भी जिज्ञासा होती है कि भाई कुएं के अंदर क्या पड़ा है। इसलिए गांव के जो लोग थे वो उस कुएं के अंदर पहुँचते हैं। उसके बाद में उस कुएं से उन बोरों को निकाला जाता है। अब जैसे ही उन बोरों को निकाला जाता है, निकालने के बाद में जब खोला जाता है तो जितने भी लोग वहाँ पर थे सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल इन दोनों बोरों के अंदर किसी की जली हुई लाश थी। जो लाश उन बोरों के अंदर निकली थी वो लाश अधजली थी, काली पड़ चुकी थी जैसे कोई टिंगर हो। अब उसके बाद में वहाँ पर जो लोग होते हैं इस बात की सूचना सीधा पुलिस थाने में दे देते हैं। पुलिस थाने में सूचना देने के बाद में बताते हैं कि साहब वरनाकुंडा गांव के अंदर झरिया टिकरा पर जो एक कुआं है उस कुएं के अंदर एक बोरी पड़ी हुई थी और उस बोरी के साथ में एक और छोटी बड़ी बोरी पड़ी हुई थी। उन दोनों बोरियों को जब निकाला गया तो उसके अंदर एक अधजली सी लाश मिली है। पुलिस वाले पूछते हैं कि लाश किसकी है? तो जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि साहब पहचान में ही नहीं आ रही है, ना ये पता चल पा रहा है कि किस महिला की है या फिर किसी पुरुष की है। लिहाजा पुलिस वाले भी इस मामले को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंचते हैं। लाश को देखते हैं तो वाकई पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं कि जो लाश है काली सी पड़ चुकी है, अजीब सी। न ये पता चल रहा है कि महिला की लाश है, न ये पता चल रहा है कि बच्चे की लाश है, न ये पता चल रहा है कि किसी पुरुष की लाश है। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस वाले इस डेड बॉडी को सीधा सीधा अपनी कस्टडी में लेकर और उसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, इधर पुलिस वाले अपनी पूछताछ शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्हीं लोगों से पूछताछ करते हैं जिन लोगों ने फ़ोन किया था कि यहाँ पर कौन पहले आया, किसने क्या कुछ देखा। सारे ही लोग अपने अपने तरीके से पुलिस को अपने बयान लिखवाते हैं। अब उसके बाद में पुलिस वाले ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये लाश किसकी है, कहाँ से आई है, कौन है। तो उस गांव के अंदर पुलिस वाले पूछताछ बढ़ाते हैं। और जो गांव के अंदर पूछताछ बढ़ाई जाती है तो वहाँ से पुलिस को एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली पता चलती है बात। दरअसल पुलिस को पता चलता है कि इस गांव के अंदर जितने भी लोग हैं ये सब के सब सुरक्षित हैं। और ये जो डेड बॉडी इस कुएं के अंदर मिली है वो शायद इस गांव के किसी भी सदस्य की नहीं है, क्योंकि गांव से ना तो कोई शख्स गायब हुआ है और ना किसी की मिसिंग कंप्लेंट कहीं पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। अब जब गांव से ये पता चलता है कि इस गांव के अंदर से तो कोई भी मिसिंग नहीं है तो पुलिस वाले हैरान होते हैं कि भाई ये क्या है मामला, लड़की कहाँ की है, कौन है। अच्छा, इसी बीच में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। लड़की मैंने इसलिए बोला कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में
ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि ये जो डेड बॉडी है ये किसी लड़की की डेड बॉडी है और इसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल के आसपास रही होगी। और इसकी हत्या करने की जो वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई वो ये आया कि पहले तो इस महिला के सर पर किसी भारी भरकम चीज़ से वार किया गया, उसके बाद में इसका गला घोटा गया, उसके बाद में इसकी डेड बॉडी को आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद में बोरी में भरकर इसकी डेड बॉडी जो काली पड़ जाती है, ठिंगरा बन जाती है, वो इस कुएं के अंदर फेंक दी जाती है। अब इस तरीके से पुलिस जब ये कहानी सुनती है तो पुलिस बड़ा हैरान होती है कि एक लड़की है, लेकिन गांव से तो किसी की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट है ही नहीं, ना पुलिस के पास में ऐसी कोई अपडेट है। लिहाजा पुलिस वाले फैसला करते हैं कि इस पूरे थाने के अंदर जितने भी गांव आते हैं उन सारे ही गांवों के अंदर सूचना भिजवाई जाए कि कहीं से कोई लड़की मिसिंग है, किसी के परिवार की कोई बिटिया, किसी के परिवार की कोई बहू, किसी की बहन, किसी की प्रेमिका। और अगर कोई भी मिसिंग हो तो आकर कम से कम आए और डेड बॉडी को क्लेम करे लेके जाए। और इसी उम्मीद में पुलिस वाले इस डेड बॉडी के कुछ फोटोग्राफ्स और जो सर्कुलर बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल करते हैं, चाहे इसमें फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप के ग्रुप हो, हर जगह पर वायरल करते हैं ताकि पुलिस वाले इस लड़की की शनाख्त कर सकें। अब दोस्तों पुलिस वालों ने ये सारी चीज़ें लिख दी थी, पुलिस वालों ने अलग अलग गाँवों में, अलग अलग थानों में, अलग अलग जगहों पर भिजवा दिया था, चाहे गाँव के प्रधान हो या फिर कुछ और पुलिस वाले इसी उम्मीद में थे कि हो सकता है कि हमने सारी खबर भिजवा दी है, उसके बाद में कोई आएगा डेड बॉडी को क्लेम करेगा, डेड बॉडी को क्लेम करेगा, उसके बाद में हम लोग कत्ल के मोटिव को पूछेंगे, जब मोटिव मिल जाएगा तो कातिल पकड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले इस उम्मीद में तो थे, लेकिन यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 8 दिन का लंबा समय गुजर जाता है और कोई भी ऐसा शख्स पुलिस थाने नहीं पहुँचता है जो कम से कम डेड बॉडी को क्लेम करे। अब दोस्तों 8 दिन के बाद में जब पुलिस को कोई सूचना, कोई खबर नहीं मिलती है तो उसके बाद में पुलिस ये सोचती है कि हो सकता है कि ये जो लड़की है, जिस लड़की का कत्ल हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके घर वालों ने ही इसका कत्ल कर दिया हो। क्योंकि आमतौर पर इस तरीके के बहुत सारे केस देखे जाते हैं कि लड़की अगर किसी के साथ में प्रेम प्रसंग में होती है तो जो लड़की के घर वाले होते हैं, परिवार वाले होते हैं, लड़की के जो पिता होते हैं, लड़की की जो माँ होती है, भाई होते हैं, वही लड़की का कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद में डेड बॉडी को कहीं पर फेंक देते हैं। और ऐसे में अगर परिवार वाले ही डेड बॉडी को फेंक देंगे मारकर, तो फिर परिवार वाले डेड बॉडी को क्लेम करने ही क्यों आएंगे? इस तरीके की चीज़ें भी पुलिस के जहन में आती हैं। लिहाजा फिर सोचते हैं पुलिस वाले के एरिया के अंदर जितने भी गांव हैं, यानी घरघोड़ा थाने के अंतर्गत जितने भी गांव हैं, उन सारे ही गांवों के अंदर पुलिस वाले अपने मुखबिर एक्टिव करेंगे। और अगर मुखबिर एक्टिव कर दिए जाएंगे तो हो सकता है कि मुखबिर कहीं से ये जानकारी जुटा कर ला कर दे दें कि जो डेड बॉडी है ये उस परिवार की है। अब डेड बॉडी पता चलेगी तो हम लोग कातिल तक पहुंच सकते हैं। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस वाले इस घरघोड़ा थाने क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी गांव थे उन सारे ही गांवों में अपने मुखबिर एक्टिव कर देते, इस उम्मीद में कि कहीं से कोई खबर आएगी और उसके बाद हम लोग कातिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस बार भी तकरीबन तकरीबन 10 दिन का और समय गुजर जाता है। और ये 10 दिन का जब समय गुजरता है, इस 10 दिन के समय के अंदर भी पुलिस को कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं मिलती है कि कहीं से कोई भी इस डेड बॉडी की शिनाख्त कर सके। बहरहाल दोस्तों जब यहाँ से भी कुछ नहीं पता चलता है तो पुलिस वालों की जो परेशानी होती है ये लगातार बढ़ती चली जाती है, क्योंकि डेड बॉडी को मिले हुए तकरीबन 10 से 15 दिन का समय गुजर चुका था। पुलिस ने हर तरीके से, हर एंगल से छानबीन कर ली थी और पुलिस को कहीं से भी कोई सबूत, कोई प्रूफ मिल नहीं पा रहा था। लिहाजा पुलिस वाले जो होते हैं ये अपनी मेहनत करते रहते हैं, कभी बार बार उस क्राइम सीन पर जाते। पुलिस वाले ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं से कोई पर्ची मिल जाए, कोई फ़ोटो मिल जाए, या फिर कोई ऐसा कार्ड, कोई वोटर आईडी या कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कम से कम ये पता चल सके कि लड़की कौन है। अब धीरे धीरे जो वक्त था ये वक्त का पहिया घूमता रहता है। यानी जून के महीने में डेड बॉडी मिली थी, उसके बाद में जुलाई शुरू हो जाता है। जुलाई भी ऑलमोस्ट गुजरने को होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के पास में अभी तक एक मर्डर, कातिल तो छोड़िए, बल्कि पुलिस के पास में ये तक अभी नहीं आया था कि ये मरने वाली लड़की कौन है। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस वाले आस पड़ोस के जितने भी गांव थे और उसके अलावा जो आस पड़ोस के थाने थे, अब उन आस पड़ोस के थानों में भी सूचना भिजवाती है। साथ के साथ लिखित में एक पूरा सर्कुलर बनाती है और उसके बाद में उन थानों के अंदर ड्राफ्ट जमा करवाती है कि कहीं से किसी भी लड़की की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज कराई हो तो आके हमें बताए, क्योंकि एक डेड बॉडी मिली है, भले ही उसकी पहचान ना हो रही हो, लेकिन लड़की की उम्र 20 से 22 साल के आसपास है। हालांकि इस दौरान कई जगह पर ऐसा हुआ कि हाँ एक लड़की गुम है, लेकिन जब परिवार वाले आए, डेड बॉडी से शिनाख्त करने की कोशिश की, डील डॉल से जो पोस्टमार्टम में चीज़ें लिखी हुई थी उसके हिसाब से, तो चीज़ें मैच नहीं हुई।
बहरहाल इस वजह से ये जो केस था अभी तक अनसॉल्व था। अब धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ अब पुलिस वाले जो थे वो रायगढ़ ज़िले के अंतर्गत पूरे ज़िले के अंदर ये चीज़ें वायरल करते हैं कि इस तरीके से एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। क्योंकि पुलिस वालों ने सोचा कि पहले अपने थाने में छानबीन करें, फिर बाद में अगल बगल के जितने थाने हैं उन थानों में छानबीन करें। फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि पूरे ज़िले में इस बात की सूचना भिजवा देते हैं, और पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। यानी जून में ये डेड बॉडी मिली थी, उसके बाद में जून गुजर जाती है, जुलाई गुजर जाती है, और दोस्तों उसके बाद में अगस्त का महीना आ जाता है। और अगस्त का महीना आते आते पुलिस वालों ने अपनी हर संभव कोशिश कर ली थी। पुलिस वालों ने अलग अलग थानों में पूछताछ कर ली थी, अलग अलग गाँवों में अलग अलग प्रधानों से अलग अलग तरीके से छानबीन कर ली थी। लेकिन पुलिस वालों को इस पूरे केस के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिससे कम से कम पुलिस वाले इस मरने वाली लड़की की शिनाख्त कर सकें। अब दोस्तों इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक लड़की जिसकी उम्र 22 से 24 साल के आसपास है, जब इस तरीके की खबर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, और जब ये मामला मीडिया में पहुंचता है, तो लोग इस पूरे मामले को अलग अलग तरीके का रूप देने लग जाते हैं। कोई इसे प्रेम प्रसंग का मामला बताता है, तो कोई लिव इन का मामला बताता है, तो कोई कुछ तो कोई कुछ है। लेकिन दोस्तों पुलिस अपने तरीके से छानबीन कर रही है, और पुलिस इस पूरे केस के अंदर जब थक हार जाती है और मेहनत करते करते पुलिस को ऐसा लगता है कि अब शायद इस केस के अंदर पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलेगा, शायद ये केस एक ब्लाइंड मर्डर था, और शायद ये किसी ने एक परफेक्ट क्राइम किया है। अब दोस्तों परफेक्ट क्राइम जैसी जो चीज़ होती है, ये मैं कहूँ तो ये होती नहीं है, क्योंकि परफेक्ट क्राइम कोई भी व्यक्ति कर नहीं पाता, और पुलिस जो होती है वो कातिल तक पहुँचती ज़रूर है। अब यहाँ भी भले ही इस डेड बॉडी की शिनाख्त ना हो पा रही हो, लेकिन पुलिस आखिरकार हार नहीं मान रही थी। उसके बाद में 10 अगस्त की तारीख को पुलिस जो थी अपने मुखबिरों को, जो मुखबिर एक्टिव कर रखे थे, उन्हें सबको बुलाती है, और बुलाने के बाद में कहती है कि आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं, इन गांवों के अंदर अलग तरीके से छानबीन करो, पता करो कि किसकी कहीं लड़की जो है उसकी शादी कर दी गई हो, या फिर ये पता करो कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, या फिर ये पता करो कि किसी की कोई प्रेमिका थी लेकिन अब नहीं है, या फिर ये भी पता करो कि किसी की पत्नी मायके गई हो और अभी तक लौट के ना आई हो, ये भी पता करो कि किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की पत्नी अचानक से उसकी डेथ हो गई हो और उसका अंतिम संस्कार हो गया हो। यानी पुलिस वाले हर उस एंगल पर छानबीन करना चाह रहे थे कि जिस एंगल को किसी की डेथ का या फिर किसी की मर्डर का अलग तरीके से उसका नाम दे दिया गया हो, अलग तरीके से उसका रूप दे दिया गया। अब मुखबिर जो थे पुलिस का जब ये आदेश पाते हैं, तुरंत अपने अपने कामों पे लग जाते हैं, और इस पूरे केस के अंदर जहां पुलिस को 2 से 3 महीने का समय गुजर चुका था, जब नया पैतरा पुलिस ने अपनाया तो महज 4 दिन और गुजरते हैं। यानी आप मान लीजिए कि 10 अगस्त को पुलिस वालों ने मुखबिरों से ये बात कही थी। 14 अगस्त को एक मुखबिर जो है पूरे इलाके से कॉल करता है, और कॉल करने के बाद में बताता है कि साहब हमारे इलाके में एक व्यक्ति रहता है, इस व्यक्ति का नाम सोहन है, लेकिन सोहन के साथ में एक लड़की और रहा करती थी, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, नाम आप गुड़िया मान लीजिए। वो गुड़िया रहा करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो गुड़िया है वो सोहन के साथ नहीं रहती है। दरअसल सोहन कहीं काम पर गया था, सोहन तो लौट आया, लेकिन जो गुड़िया थी वो लौट कर नहीं आई। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले सोचते हैं कि हो सकता है कि सोहन ही कातिल हो, लेकिन फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि सोहन से अगर हम गुड़िया का फोटोग्राफ्स कुछ मांगेंगे, गुड़िया के बारे में कोई डिटेल मांगेंगे, सोहन फोटोग्राफ्स वगैरह देगा। लेकिन अब यहाँ पर हैरानी ये है कि जो डेड बॉडी है उसका तो कोई फोटोग्राफ्स ही नहीं है, डेड बॉडी तो जल चुकी है। लिहाजा फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि अगर सोहन का नंबर मिल जाए तो शायद इस केस के अंदर आगे कुछ जानकारी हमें जुटाने में आसानी हो। फिर क्या था, पुलिस वाले सोहन का मोबाइल नंबर लेने की एक तरीके से जद्दोजहद में लग जाते हैं। फाइनली आखिरकार पुलिस वालों को मुखबिरों के माध्यम से वो सोहन का जो नंबर होता है वो नंबर मिलता है। अब जैसे ही नंबर मिलता है, पुलिस वाले ये नंबर अपनी टेक्निकल टीमों को देते हैं। टेक्निकल टीमों को देने के बाद में कहते हैं कि पता करो इस तारीख को ये जो नंबर था ये कुएं के पास एक्टिव था, यानी जिस दिन डेड बॉडी मिली है इससे 2-4 दिन पहले। अब जैसे ही ये डिटेल पुलिस निकालती है तो उसके बाद में टेक्निकल टीमों की तरफ से ये पता चलता है कि हाँ, सोहन का जो नंबर था ये उस तारीख के आसपास उसी कुएं के पास एक्टिवेट था। अब जैसे ही टेक्निकल टीमों के द्वारा ये बताया जाता है कि हाँ, नंबर फला फला तारीख में वहाँ पर एक्टिवेट था, लिहाजा पुलिस जो थी अब समझ जाती है कि जो कातिल है ये सोहन ही है, और जो डेड बॉडी है ये किसी और की नहीं बल्कि इसी के साथ रहने वाली गुड़िया की है। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस वाले अपने दलबल के साथ पहुंचते हैं, इस सोहन को उठाते हैं, उठाने के बाद में पुलिस थाने लेके आते हैं। पुलिस थाने लाने के बाद में सोहन से पूछताछ करते हैं। सोहन थोड़ी देर तक तो इधर उधर की बातें बताता है, क्योंकि मुखबिर ने पुलिस को बताया था कि सोहन बहुत ज़्यादा परेशान भी रहता है। अब
पुलिस को सोहन अपनी इस परेशानी की इधर उधर की वजह बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के पास में पक्का सबूत था, इसलिए पुलिस वाले अब इसकी मेहमान नवाजी करते हैं और फ्रंट सीट पर बैठाकर जब इसकी सही तरीके से मेहमान नवाजी की जाती है तो जो सोहन था अंततः टूटता है और टूटने के बाद में ये अपनी पूरी कहानी तोते की तरह सुनाता है। सोहनलाल जो पुलिस को कहानी सुनाता है उस कहानी के हिसाब से ये जो लड़की थी जिसका नाम गुड़िया था, जिसका कत्ल हो चुका है, जो गुड़िया थी इसकी शादी होती है और शादी होने के महज 1 साल के बाद में इसके जो पति होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब उस समय जब इसके पति की डेथ होती है तो उस समय गुड़िया की जो उम्र थी ये महज 19 साल के आसपास थी। अब 19 साल की उम्र में कोई लड़की इस तरीके से विधवा हो जाए तो उसकी तो जो है पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। जिस घर में इस गुड़िया की शादी हुई थी उसी घर में ये सोहनलाल जो था, ये सोहन यादव, ये सोहन दास वहाँ पर रिश्तेदार था, यानी रिश्ते में ये गुड़िया का देवर लगा करता था। अब सोहन दास का जो आना जाना था वो उस घर के अंदर बरकरार था। सोहन दास भी कभी कभी उस गुड़िया के साथ में बातचीत कर लिया करता। गुड़िया अक्सर उदासी रहा करती थी क्योंकि जवानी की दहलीज पर थी। 19 साल की उम्र में पति की डेथ हो जाना, आप समझ सकते हैं कि उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी। इधर जो सोहन दास था ये गुड़िया से काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी रखता था, उससे कभी कभी उसके दिल का हालचाल भी पूछ लिया करता था। लेकिन इसी बीच में जो गुड़िया और सोहन थे इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बन जाती हैं। अब गुड़िया और सोहन के बीच में नज़दीकियाँ बनती हैं, धीरे धीरे वक्त गुजरता है क्योंकि ये लड़की जवान थी, जवानी में विधवा हो गई थी तो उसे भी एक सहारे की ज़रूरत थी, लिहाजा वो भी सोहन दास को अपना सहारा मानती है। और उसके बाद में ये जो मोहब्बत थी ये मोहब्बत चोरी चुपके आगे बढ़ने लगती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, सालों का वक्त गुजर जाता है, उसके बाद में मिलना मिलाना ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन फाइनली जो गुड़िया होती है ये सोहन दास के साथ में रहने का फैसला करती है और उसके बाद में ये अपनी ससुराल को छोड़ती है और बिना शादी के ही ये सोहन दास के साथ में लिव इन में रहने लग जाती है। जो सोहन दास था ये राजमिस्त्री का काम किया करता था, राजमिस्त्री का काम करने जाता, साथ के साथ जो गुड़िया थी ये भी वहाँ पर मेहनत मजदूरी के लिए चली जाती। दोनों पैसे कमाते, कभी थक हार जाते तो कभी कभी एक आध पगुआ शराब का पी लेते। लेकिन दोस्तों जब ये दोनों शराब पीना शुरू करते हैं तो उसके बाद में जो गुड़िया होती है इसको शराब की कुछ इस कदर लत लग जाती है कि ये अब अक्सर शराब की डिमांड किया करती थी और बहुत ज़्यादा ही शराब पिया करती थी। कभी कभी ऐसा होता कि शराब पीकर सोहनदास को गाली देती, कभी कभी ऐसा होता कि उसको थप्पड़ मार देती। अब ये सारी चीज़ें सोहनदास देखता है, सालों का समय उसके साथ लिव इन में रहते रहते गुजर चुका था। उधर जो गुड़िया थी सोहनदास के ऊपर दबाव बना रही थी कि तुम उससे शादी करो। इधर सोहनदास ये देख रहा था कि गुड़िया मेरे साथ में मार पिटाई करती है, उसका जो व्यवहार है मेरे साथ में ठीक नहीं है, वो मेरी इज्जत नहीं करती है, रिस्पेक्ट नहीं करती है, शराब पीकर मेरे साथ में मार पिटाई करती है। तो सोहनदास जो था वो सोचता है कि अगर मैंने गुड़िया से शादी कर ली तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऑलरेडी तबाह है, ऑलरेडी बर्बाद है, और इसके लिए सोहनदास शायद खुद ही जिम्मेदार था। तो सोहनदास जो था ये कहीं ना कहीं शादी के लिए आनाकानी करता है। उधर गुड़िया जब ये देखती है कि सोहनदास उससे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे बचने की कोशिश कर रहा है, तो गुड़िया पहुंच जाती है सीधा सीधा पुलिस थाने। पुलिस थाने जाने के बाद में इस व्यक्ति के ऊपर रेप का केस दर्ज कराती है, शारीरिक शोषण का केस दर्ज कराती है। उसके बाद में पुलिस भी एक्शन में आती है, सोहनदास को अरेस्ट करा जाता है, जेल लेके जाया जाता है। लेकिन थोड़ा समय गुजरता है, उसके बाद में गुड़िया और सोहनदास के बीच में डील होती है। सोहनदास गुड़िया से कहता है कि तुम अपना केस वापस ले लो और मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, गुड़िया भी मान जाती है। उसके बाद में सोहनदास वापस आता है, गुड़िया के साथ में फिर से रहने लगता है। लेकिन इधर जो सोहनदास के घर वाले थे ये सोहनदास के लिए लड़की देख लेते हैं और उसके बाद में चोरी चुपके, गुड़िया को कुछ नहीं पता है, सोहनदास की दूसरी जगह शादी हो जाती है। लेकिन इधर जो सोहनदास था ये अपनी पत्नी के पास रह नहीं पा रहा है क्योंकि पत्नी के पास रहेगा तो गुड़िया का दर काट देगी, इसलिए ये गुड़िया के ही साथ रह रहा है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, सोहनदास की जो ज़िंदगी है ये दोहरी पटरी पर है। अब सोहनदास को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। होली से तकरीबन 1 महीना पहले के आसपास की बात है। सोहनदास को एक जगह का काम मिलता है, कोटली में, कोटली माल एक जगह है, वहाँ पर काम मिलता है राजमिस्त्री का। इसलिए सोहनदास और ये जो गुड़िया थी अपना सामान वगैरह उठाते हैं, उठाने के बाद में इसी कोटली माल पहुँच जाते हैं वहाँ पर कामकाज करने के लिए। अब वहाँ पे कामकाज करने के लिए जाते हैं तो अपने बिस्तर, अपना गद्दा, अपना जिनस पानी ये सब कुछ लेके गए थे। वहाँ पे जाने के बाद में अपना डेरा जमाते हैं, उसके बाद में कामकाज शुरू करते हैं। लेकिन जब कामकाज शुरू करते हैं तो उसके बाद में जो गुड़िया थी इसका ये फिर से वही रूटीन, ये फिर से शराब पीती है, फिर से शराब पीकर गाली गलौज देती है। ये शराब पीकर सोहन से कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, तुमने मेरे साथ में रेप किया है, मेरा शारीरिक शोषण किया है। वो तो ये मानो कि मैंने अपना केस वापस ले लिया, नहीं तो तमाम ज़िंदगी जेल में गुजरती। अब ये बातें जब सोहन सुनता है तो उसको बड़ा अजीब लगता है। उसको लगता है कि यहाँ पर भी पोल पट्टा खोल रही है। लेकिन दोस्तों जब इन दोनों मियाँ बीवी के, यानी मियाँ बीवी तो नहीं कह सकते, लिव इन पार्टनर के बीच में वहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है
तो ऐसे व्यक्ति को भला कौन ही काम पे रखेगा जो इस तरीके से शराब पीकर गदर करें। तो जिसका घर बन रहा था, जिसका मकान बन रहा था, वो लोग इन दोनों को भगा देते हैं। अब ये दोनों वहाँ से आ रहे होते हैं, रास्ते में ये लोग पहुँच जाते हैं इसी गाँव के अंदर, जो बराना कुंडा गाँव है। रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास का समय था और घरघोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो झिरिया टिकरा कुआं है, उसी कुएं के आसपास होते हैं। 11 बजे के आसपास गुड़िया सोहन से कहती है कि मुझे शराब पीना है। अब सोहन जैसे ही शराब की बात सुनता है, आग बबूला हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी इस शराब ने मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है। तुम्हारी शराब की वजह से मैं जेल में रहा हूँ, तुम्हारी शराब की वजह से मैं खुश नहीं रह सकता, तुम्हारी शराब की वजह से आज मेरा काम तक छिन गया। तो ऐसे में होली जो है वो कैसे गुजरेगी, अब पैसों का इंतज़ाम कहाँ से होगा, इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। और जो सोहन था ये इतना ज़्यादा ऊब चुका था कहीं ना कहीं गुड़िया से कि अब ये गुड़िया का कत्ल करने का फैसला लेता है। ये पहले तो किसी भारी भरकम डंडे से गुड़िया के सर पर प्रहार करता है और उसके बाद में गुड़िया की गला दबाकर हत्या करता है। लेकिन दोस्तों सोहन ने यह सब कुछ जब किया था, उससे पहले गुड़िया ने सोहन को एक ज़ोरदार चांटा मारा था और इसी वजह से गुस्से में सोहन ने ये सारी चीज़ें की थी। अब हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद में अब इसको ध्यान आता है कि ये क्या हो गया। अब हत्या तो हो चुकी है, डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है। इसने सोच लिया कि रेप का केस लगा था तो वो जेल में गया था, अब मर्डर केस लग जाएगा तो फिर क्या होगा। ऐसे में अब ये सोचता है कि इसके पास में जो लिहाफ गद्दे हैं, जो बिस्तर है, जो गद्दा है, उसी गद्दे को ये गुड़िया की डेड बॉडी से लपेटता है। अब चूंकि इसके पास में एक स्टोव भी था, उस स्टोव से ये तेल निकालता है। तेल निकालने के बाद में उस गद्दे पर डालता है और उसके बाद में डेड बॉडी को आग लगा देता है। अब दोस्तों महज एक छोटा सा गद्दा भले ही डेड बॉडी को थोड़ा सा झुलसा दे, भले ही डेड बॉडी की शक्ल बिगाड़ दे, लेकिन उसको पूरी तरीके से जला नहीं सकता। और सेम कुछ ऐसा ही होता है। गद्दा जल जाता है, डेड बॉडी बुझ जाती है। अधजली सी डेड बॉडी एक तरीके से एक काला ठिंगर बन चुकी थी। फिर ये सोचता है कि अब क्या करूं, तो उसके बाद में इसकी नज़र कुएं के ऊपर पड़ती है। जब कुएं के ऊपर नज़र पड़ती है तो उसके बाद में इसके पास में 2 बोरी कट्टे थे। उन्हीं बोरी में ये दोनों डेड बॉडी के एक तरफ सिर से डालता है, एक तरफ पाँव से डालता है और उस कुएं के अंदर फेंक देता है। ये उस उम्मीद में कुएं के अंदर डेड बॉडी को फेंकता है कि कुएं के अंदर पानी होगा, उसके बाद में डेड बॉडी अंदर चली जाएगी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, मैं इस इलाके का रहने वाला भी नहीं हूँ। लेकिन सुबह को जब बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं तो कुआं सूखा था और इत्तेफाक से वो जो बोरी कट्टे पड़े हुए थे नीचे, उसमें जो डेड बॉडी थी अजीब थी, लंबी लंबी थी, तो इसलिए जो बच्चे थे उनको कुछ अजीब सी जिज्ञासा होती है। मामला गाँव में पहुँचता है, लोग आते हैं, बोरियों को बाहर निकाला जाता है तो उसमें डेड बॉडी होती है। लेकिन उसके बाद में पुलिस ने जिस तरीके से इस केस में काम किया, यकीनन दोस्तों वो काम ऐसा था कि जिसको सैल्यूट करने को मन करता है। एक ब्लाइंड मर्डर था, ना उस व्यक्ति के लिए कोई पुलिस के ऊपर कोई दबाव बना रहा था, ना इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें अशबा हैं, लिखते हैं लालच की एंडिंग ऐसी ही होती है, ए दिन चाहे पैसे का लालच हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, ऐसी खबर आती रहती हैं और इसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है, फिर भी लोग समझते क्यों नहीं है। तो अशबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, बढ़िया कहानी है, शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में नन भाई हैं, लिखते हैं गुड, और उसके बाद में फरोज़ खान जी कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं नाइस, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी, दिनेश कुमार जी अपने प्यारे से कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। जेके अंसारी जी कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज लिखते हैं नाइस स्टोरी, डिफरेंट स्टोरी, गुड, थैंक्स। तो भाई शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान, दिनेश कुमार, इदरीस खान जी कमेंट करते हैं। मंसूर भाई जी लिखते हैं आपकी कहानी, आज की कहानी ज़रा हट के है। दिनेश कुमार जी लिखते हैं भैया नाइस स्टोरी। अंसारी सुहेल लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, सलामत रहिए। यकीन नहीं होता है कि इस ज़माने में भी लोग तोहमत परस्ती, अंध तकलीद पर भरोसा करते हैं। मोहम्मद इमरान फतेहपुर से कहानी सुनते हैं, धीरज सिंह जी कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। ए चौधरी जी हैं, लिखते हैं भाई हम लोग भाई के लिए एक लाइक नहीं कर सकते, शुक्रिया आपका। साहिल जी कमेंट्स करते हैं। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कमेंट्स करती हैं। सुरेंद्र शर्मा कमेंट करते हैं। SKD25 जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार जी, खान अकील जी प्यारा से कमेंट्स करते हैं। सुल्तियागी जी कमेंट्स करते हैं। राधे श्याम शर्मा लिखते हैं 21वीं सदी है फिर भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं। फरजाना सिद्दीकी हैं, लिखते हैं लोग देखते हैं कि इतने रिटायरमेंट के बाद भी पैसा मिलता है, इसलिए बोगस बातें बेतुकी फौजी को लूट लिए, सैड, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी के कुछ प्यारे से कमेंट्स हैं। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन एक और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद,
जय भारत।